नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। बात कर रहे हैं अपन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी दिखती है, बट काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव पॉलिसी मानी जा सकती है। आप सभी को पता होगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फॉर्मेट था 2019 में एक ड्राफ्ट बन के आया था। उसको ये बेसिकली सिफारिशें थी के कस्तूरी नंदन कमेटी की। और के कस्तूरी रंगन जो है हमारे फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जो एजुकेशन पे काम करे। तो उन्होंने पूरा एक फॉर्मेट तैयार किया था और पिछले साल आपको एक ड्राफ्ट देखने को मिला था जिस पे काफ़ी बवाल भी हुए थे। और ऐसा माना गया था कि हिंदी को जो है वो थोपा जा रहा है पूरे देश पे। तो इस तरीके से उनमें थोड़े से माइनर से चेंज करके कि जो है कमेटी जो थी उसने फिर से एक बार रिकमेंडेशन दी थी और फिर उसके आधार पे एक नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी 2020 में। तो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का। और आप जो है आज अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियोस लाते रहते हैं। और ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी पे हम बात करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप इसके वेरियस डायमेंशन को समझ पाएंगे। इसके अलावा ये भी आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि किस प्रकार से आप नए तरीके से इस एजुकेशन पॉलिसीज़ में काम हुआ है। और एक नया भारत जो निर्माण का जो दावा करती है गवर्नमेंट, तो क्या ये बन सकता है, इससे आप इसके बाद एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और बात करते हैं। सबसे पहला जो परिवर्तन आया है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थी उसको नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और ये लाइव मिनट का आर्टिकल आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ MHRD को अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहा जाएगा। दूसरा जो परिवर्तन हुआ है वो बजट के एलोकेशन पे हुआ है। जो बजट का एलोकेशन लगभग जो हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी है उन्होंने बताया, उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लगभग 4.5% जो है GDP का खर्च करते थे इस एजुकेशन पे। बट अब जो है लगभग 6 स्टेट और सेंट्रल दोनों गवर्नमेंट मिलके लगभग 6% अपने ओवरऑल बजट का जो है वो स्पेंड करेंगे अपने एजुकेशन सेक्टर पे। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है सामने। तो ये क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक एजुकेशन जो क्योंकि सबसे प्राइमरी चीज़ होती है, जब सर्वाइवलिटी आदमी की हो जाती है उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है जीने का वो एजुकेशन ही होता है। क्योंकि एजुकेशन से ही आप जो है एक दिशा दे पाते हैं समाज को, और वो दिशा आगे चल के उसी से आप पूरा समाज आपको नजर आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एजुकेशन में जो है काफ़ी अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, रिसर्च होते हैं, तो आप एक समाज को प्रगतिशील बना सकते हैं। तो ये बजट एलोकेशन में जो है इस प्रकार का इजाफा हुआ है, ये एक बहुत सकारात्मक दृष्टि से आप इसे देख सकते हैं। दूसरी बात आती है, अब हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं पूरी एजुकेशन पॉलिसीज के क्या क्या पॉइंट्स थे और इन्होंने जो है नर्सरी एजुकेशन से लेके कॉलेज, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, रिसर्च एजुकेशन तक, PhD तक किस प्रकार के जो है चेंजेस किए हैं। तो इस सिस्टम को पहले आप देखो कि जो राइट टू एजुकेशन है वो आर्टिकल 21 आपने पढ़ा होगा। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन ऐड किया गया था, तो उसका जो दायरा है वो अब बढ़ा दिया गया है। राइट टू एजुकेशन अब 3 से लेके मतलब कोई बच्चा अगर 3 साल का है वहां से लेके 18 साल तक के बच्चे, पहले 6 साल से था, 6 साल से 14 साल तक के बच्चों के लिए लागू होता था। अब 3 साल से 18 साल तक के जितने भी बच्चे हैं वो राइट टू एजुकेशन में आते हैं। राइट टू एजुकेशन का मतलब है आपको फ्री एंड मतलब मुक्त निशुल्क शिक्षा आपको दी जाएगी। ठीक है, तो निशुल्क जब शिक्षा आपको मिलेगी तो सीधी सी बात है आपको ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये इनका उद्देश्य था कि हायर एजुकेशन में भी हमें ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना है। हायर एजुकेशन मतलब जो कॉलेजी शिक्षा है, कॉलेज की शिक्षा है, उसमें भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल करवाने होते हैं। तो ये एनरोलमेंट इनका उद्देश्य है कि 2025 तक लगभग 50% इसको हम कर दिया जाए। तो अगर ये इतने टारगेट को अचीव कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी जीत होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अगर ये इस टारगेट को रीच कर पाते हैं। क्योंकि अभी लगभग इसके आधे भी लोग जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं, इसके आधे लोग भी। तो आप ये देख पाएंगे अगर ये 50% तक एंटायर पॉपुलेशन का अगर पहुंचा देते हैं हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट, तो एक बहुत बड़ी जीत होगी। इसके अलावा हम जो बात करेंगे, एक 5+3+3+4 ये वाला सिस्टम नया लाया है। तो 5 मतलब हो गया KG के 3 साल, फर्स्ट और सेकेंड क्लास, इसको आप 5 कहते हैं। फिर +3 थर्ड से लेके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ,
फिर तीसरा 3 साल के इसका मतलब है 6, 7, 8 और 4 का मतलब है 9 to 12। इस तरीके से कैटेगराइज कर दिया है अब एजुकेशन सिस्टम को। पहले क्या होता था, पहले आपने देखा होगा, पहले 10+2 कहा जाता था, अब 10+2 का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। तो अब ये कहा जाएगा 4 सिस्टम, 5+3+3+2, इस सिस्टम को ये कहा जाएगा। ठीक है, 10 तक की एजुकेशन पे पूरा अलग फोकस किया जाता था और +2 की एजुकेशन को एक अलग तरीके से देखा जाता था। अब ये सिस्टम कहलाएगा 5+3+3+4। तो आप ये चीज याद रख सकते हैं। इसमें हम बहुत से रेवोल्यूशनरी चेंजेस आप देखेंगे यहाँ पे। अब आप देखोगे यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ये पॉलिसी बनाई थी, उससे पहले उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही थी, मैंने इस पीडीएफ में मेंशन की है। उन्होंने कहा था कि हम ह्यूमन को एक रिसोर्सेज के तौर पे देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें। तो अगर ह्यूमन को रिसोर्सेज के तौर पे देखते हैं, आप अपने संसाधन के तौर पे देखते हैं, तो आपको उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट करना होगा। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जब जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के 3 साल तक वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट करता है, तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी, उसके लिए भी उन्होंने गाइडलाइंस दी है। तो किस तरीके से उसका पालन होना चाहिए, किस तरीके का न्यूट्रिशन उनको मिलना चाहिए, तो सब कुछ चीज़ें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको बताएगी कि आपको इस तरीके से करना है। ये बेसिकली ऑब्वियसली गाइडलाइन होगी, तो इसमें फोर्सफुली कुछ ऐसा होगा नहीं, बट बाकी गाइडलाइंस है, तो ये बहुत ही अफर्मेटिव चेंजेस आप देख सकते हैं। दूसरे फेज में जो बच्चा आएगा, जब वो 3 साल का हो जाएगा, तो उसको स्कूल में भर्ती कराया जाएगा। 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे जो होंगे वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कहलाएगी। ठीक है, उसमें आपको मैनर्स भी सिखाए जाएंगे। इसको केजी पूरा जो उसको इसमें रीजनल लैंग्वेजेस का भी कॉन्सेप्ट होगा, केजी होगा, नर्सरी होगा, ये इसमें बच्चा सीखेगा। ठीक है, 7 से 9 में वो फर्स्ट और सेकंड क्लास तक पहुंच जाएगा, यानी कि 9 साल का बच्चा लगभग सेकंड क्लास तक पहुंच जाएगा। इसमें उसको बेसिक न्यूमरल सिखाए जाएंगे, गणितीय अंक सिखाए जाएंगे, अंग्रेजी के अक्षरों का ज्ञान कराया जाएगा, हिंदी के अक्षरों का ज्ञान कराया जाएगा, और उसकी रीजनल लैंग्वेजेस में कुछ अक्षर हैं तो वो सिखाए जाएंगे। तो ये बेसिक न्यूमरल्स सिखाए जाएंगे। इसके अलावा फिगर्स वगैरह को रिकॉग्नाइज करना सिखाया जाएगा कि ये वृत्त है, ये आयत है, ये इस तरीके की चीज़ें सिखाई जाएगी। तो ये सब चीज़ें इसको फर्स्ट 9 साल तक के बच्चे तक को पूरी चीज़ें आनी चाहिए। ये बेसिक न्यूमरल्स से भी परिचित हो जाए और रिकॉग्निशन ऑफ फिगर्स भी वो जाने, तो ये उनका उद्देश्य है। दूसरे फेज में जब बच्चा 6th क्लास में चला जाता है, तो 6 to 8 क्लास तक जब बच्चा जाएगा, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि वो उसको हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा और सिलेबस को बहुत ही समराइज कर दिया जाएगा। तो उनका उद्देश्य बिल्कुल ये रहेगा कि बच्चे कम से कम चीज सिलेबस में ये जान सके कि पूरी दुनिया भर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका ज्ञान उनको हो जाए। तो इनकी इसी प्रकार की एक अप्रोच रहेगी। इससे क्या होगा, ताकि अगर वो फ्यूचर में ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनेंगे तो उनमें से ही चुन पाएंगे जो जिनको पढ़ने में उनको आनंद आता है। तो वो मैं आगे बताऊंगा कि उसमें भी किस तरीके का चेंजेस आया है। तो 6 से लेके 8 तक के जो बच्चे हैं वो अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट उसको ऑल सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा ताकि वो भविष्य के लिए तैयार हो सकें। दूसरा जो चेंज आएगा, उसको बेसिक कोडिंग सिखाई जाएगी। ये बहुत ही अच्छा कदम है। ये काफ़ी रिसर्च पेपर भी इस पे पब्लिश हुए हैं कि कोडिंग से जो है वो बच्चे का रेशनल जो माइंड है वो काम करना सीखता है कि किस तरीके से काम करता है। तो कोडिंग इनको 6th क्लास में सिखाना एक बहुत ही अफर्मेटिव चेंज है। तो आप ये देख सकते हैं कि बेसिक कोडिंग को कंपलसरी कर दिया गया है। 6 से लेके 8 तक जो बच्चे हैं वो कोडिंग सीखेंगे अब। तीसरा जो है चेंजेस ये आया है कि इंटर्नशिप एंड स्मॉल प्रोजेक्ट्स जैसे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी अनिवार्य कर दिया गया है। मान लो फॉर एग्जांपल आपको 6th क्लास में एक अलग से आपको इंटर्नशिप का प्रोग्राम दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी आपके जो आसपास के शिल्पकार हैं या आपके इलेक्ट्रीशियन और आसपास जो भी हैंडमेड काम करता है ज़्यादातर, उनके पास जाके आपको 7 दिन की इंटर्नशिप लेनी पड़ेगी हर क्लास में, 6 से लेके 8 तक। तो इससे क्या होगा, बच्चे में एक बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी एंटर करेगी, उसको स्किल्स आएगी, स्किल वो सीखेगा। स्किल के अलावा उसको ये पता लगेगा कि मैं किस तरीके से जो है ये काम होते हैं। तो हर बार अलग अलग तरीके से इनको इंटर्नशिप कराई जाएगी, कुछ स्मॉल प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे छोटे छोटे, और उनके नंबर जो है उसमें जुड़ेंगे मार्किंग में। तो इससे क्या है, बच्चा जो सिर्फ किताबों से बाहर भी की दुनिया है उसका भी पूरा ज्ञान होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। चौथा फेज में जब बच्चा आएगा तो 9 से 12 तक की जो क्लास है वो किस प्रकार से रहेगा। तो एक बहुत ही अच्छी बात इसमें यह होगी कि उसको 9th में ही ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का मौका दिया जाएगा, यानी कि वो पहले 10th
10th जब कर लेता था तो 11th में उसको चूज करना होता था कि वो कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहता है। 11th 12th दो क्लास में उसको पूरा बर्डन डाल के चारों दोनों जो उसके ऑप्शनल सब्जेक्ट है, सारा जो उसका मटेरियल है बेसिक जनरल, वो सारा उसमें डाल दिया जाता था 10th 11th, तो वो पूरा बर्डन हो जाता था 11th और 12th में। अब इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो एक साथ बर्डन नहीं पड़ेगा बच्चे पे। तो ये बहुत अच्छा चेंज है कि उसको 9th में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करने का मौका मिल जाएगा। दूसरा, एक्स्ट्रा करिकुलम, को करिकुलम और नॉन एकेडमिक्स, ये जो सब्जेक्ट है वो भी सिलेबस का हिस्सा होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिक पसंद है तो आप जो म्यूजिक है सब्जेक्ट उसको ले लेंगे और एक्स्ट्रा करिकुलम में उसको नहीं एंटर किया जाएगा। उसको एक आपका जो आपकी जो मार्किंग होगी, जब आपको मार्क मिलेंगे तो उसमें वो मार्किंग भी ऐड की जाएगी जो आपने म्यूजिक में कमाए। यानी कि आपकी जो पर्सनल जो चॉइस होगी ना, वो उस तरीके से उसको लिया जा सकता है। तीसरा जो बहुत वो है सब्जेक्ट चूज करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है वो समाप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? पहले अभी आज का बच्चा जो है वो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स ये तीन ही सब्जेक्ट चूज कर सकता है। इनमें सब्जेक्ट्स की बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है, तो उसको ये लिबर्टी होती है कि अगर किसी आदमी को फिजिक्स पसंद है, अकाउंटिंग्स पसंद है और आर्ट्स का कोई एक सब्जेक्ट ले लो, चाहे सोशल साइंस का फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पसंद है। अब एक बच्चा है उसको फिजिक्स भी पसंद है, उसको अकाउंटिंग भी पसंद है और हिस्ट्री भी पसंद है। अब उस बच्चे को या तो अगर आज के ट्रेडिशनल तरीके से देखा जाए तो फिर या तो वो पीसीएम ले लेगा तो उसका अकाउंटिंग का तो अकाउंटिंग का जो इंटरेस्ट है वो सर फुलफिल हो पाएगा, नहीं वो हिस्ट्री पढ़ पाएगा प्रॉपर। तो इससे क्या होगा, एक इम्बैलेंस सा रहता है सोसाइटी में। बच्चा जो है उसके जो इंटरेस्ट के हिसाब से वो पढ़ नहीं पाता, क्योंकि उसे फिर केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा। वो फिजिक्स में केवल फिजिक्स में ही अपना पूरा टाइम नहीं निकाल सकता। तो अब इसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी उसमें सब्जेक्ट चूज करने का जो है ऑप्शन वो इंडिपेंडेंटली रहेगा। उसको न साइंस में जाना है, न कॉमर्स में जाना है, न आर्ट्स में। उसे अगर फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ लेगा, और अगर कोई अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है तो अकाउंटिंग पढ़ लेगा, हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री पढ़ लेगा। तो वो अपने आप 3 सब्जेक्ट जो भी उसको चूज करने होंगे वो आराम से चूज कर लेगा ऑप्शन की तरह। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट रहेगा। चौथा, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे डेफिनेटली, लेकिन उनका जो महत्व है वो काफी कम कर दिया जाएगा। कैसे? क्योंकि आज जैसे फॉर एग्जांपल बोर्ड के एग्जाम का उद्देश्य यही होता है कि आप जब हायर एजुकेशन में जाते हैं, कॉलेज लेवल के एजुकेशन में, तो उसमें आपको जो है मार्किंग, जो आपकी जो मार्किंग होती है उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया है। तो आपको 9 से लेकर 12 तक के जितने भी मार्क्स मिलेंगे उनका जो है उनके चारों के मार्क्स जोड़ेंगे और एक एवरेज निकाल के आपको उस बेसिस पे आपको एंट्री दी जाएगी कॉलेजेस में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना बोर्ड एग्जाम, क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा है, आज मान लो मेरा हिंदी का पेपर है, मेरे तबीयत खराब हो गई, तो आज मेरा 12th का हिंदी का पेपर है, मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने जो है वो एग्जाम बिल्कुल जो मैं हेल्दी नहीं था उसके आधार पे मैंने एग्जाम दिया, तो मेरे मार्क्स ऑब्वियसली कम आए, ज़्यादा आए, तो वो पूरी मार्किंग सिस्टम है मेरा वो बिल्कुल बेकार हो गया। तो एक ही साल के आधार पे या एक ही सब्जेक्ट के आधार पे किसी बच्चे को देखना कि वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डिजर्व करता है, तो ये भी एक तरीके से बेईमानी होती है। तो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे तो सही, लेकिन उनका जो है महत्व कम कर दिया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही अफर्मेटिव चेंज वर्टिकल लैब्स को लेके आ रहा था। वर्टिकल लैब्स, बहुत ही एडवांस लेवल की वर्टिकल लैब्स जो है वो हमारे सिलेबस में शामिल होगी। और जब ऑनलाइन एजुकेशन ई कंटेंट बनेगा तो उसमें वर्चुअल लैब्स का पूरा आप हर बच्चा जिसने जो सब्जेक्ट लिया है उस लैब, स्पेशली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, तो वो उन वर्चुअल लैब्स के माध्यम से आराम से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा चेंजेस है। ठीक है, इसके अलावा 5वां जो चरण आएगा उसमें जो है कॉलेज एजुकेशन पे ध्यान दिया गया है। कॉलेज एजुकेशन में का जो बेसिक इसेंस है वो ये रहेगा, मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन जो है वो रहेगी, और इसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे जो रहेंगे वो जॉब ओरिएंटेशन के लिए, मतलब कि केवल उनको जॉब चाहिए होती है, तो उसके लिए वो ग्रेजुएशन करते हैं। फॉर एग्जांपल यूपीएससी में अगर आप यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो आपको ग्रेजुएशन करना कंपलसरी होता है। तो कई बच्चे जो है ग्रेजुएशन सिर्फ इसलिए करते हैं कि उसे यूपीएससी के एग्जाम में बैठना पड़ जाए। तो अब वो बच्चा जो है उसको सिर्फ 3 साल का कॉलेज करना होगा। ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो जो रिसर्च में जाना चाहते हैं उन बच्चों के लिए 4 साल का कॉलेज हो जाएगा। उसमें 3 साल की उनकी ग्रेजुएशन हो जाएगी, 1 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी, जिसमें रिसर्च का बेसिक चीज़ें सिखाई जाएगी।
तो ये जो जो प्रोग्राम है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो एमफिल जो है उसको हटा दिया गया है। एमफिल अब नहीं होगा, क्योंकि पहले जो पीएचडी करना चाहते थे बच्चे, उसके पहले उनको एमफिल करना पड़ता था और फिर उसको जाके पीएचडी करने का मौका मिलता था। तो ये जो है एक चीज़ बनी हुई थी, तो उसको हटा दिया गया है और पीएचडी को लगभग 4 साल का कर दिया गया है। तो ये एक चेंजेस है। इसके अलावा कुछ बच्चे होते थे, बहुत सारे वेरियस कारणों से, कुछ फाइनेंशियल कारण हो सकते हैं, कुछ और भी कारण हो सकते हैं, उसके कारण उनको कॉलेज छोड़ना पड़ जाता था फर्स्ट ईयर में। तो जब अगर फर्स्ट ईयर में कोई बच्चा है वो कॉलेज छोड़ जाता है, तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट में उसको एक डिजिटल एक ऑप्शन मिलेगा, डिजी लॉकर। तो उस डिजी लॉकर में उसके जो मार्क्स वगैरह है वो सब कुछ ऐड होंगे, वो उसका डेटाबेस तैयार रहेगा। तो जब भी भविष्य में फॉर एग्जांपल उसको 2 साल बाद ये रियलाइज होता है कि मुझे एजुकेशन देखनी है, या मतलब मुझे बीए करना है वापस कंप्लीट, तो वो फर्स्ट ईयर का जो मार्क है उसके हिसाब से वो वापस आके दिखा सकता है। तो उसकी एक एकेडमिक क्रेडिट बैंक बनेगा उसका। तो वो उस हिसाब से वापस उसको फर्स्ट ईयर से करने की जरूरत नहीं है, फिर वो सेकंड ईयर में एडमिशन लेगा आराम से और आराम से कर सकता है। फिर सेकंड ईयर में भी एक डिप्लोमा का ऑप्शन है कि कोई आदमी सेकंड ईयर में अगर कॉलेज छोड़ देता है तो उसको एक डिप्लोमा मिलता है। अगर फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देता है तो उसको सर्टिफिकेट से भी उसको जॉब मिल जाएगी। सेकंड ईयर में छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, और थर्ड ईयर में अगर या ज़्यादा करता है तो उसको पूरी पूरी डिग्री मिल जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इन्होंने एजुकेशन का जो सेक्टर है उसको इस तरीके से डिफाइन किया है, जो कि एक बहुत अच्छा कहा जा सकता है। फिर इसके अलावा रेगुलेशन और फंडिंग। अब फिर अपन रिसर्च की बात करते हैं। रिसर्च सेक्टर में जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो उसको वेरियस संस्थाओं से इंट्रोड्यूस भी होना पड़ता है। ठीक है, तो एक रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट होता है संस्थाओं में, हायर एजुकेशन में, और एक फंडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्योंकि हायर एजुकेशन में सीधी सी बात है, पैसा बहुत लगता है, रिसर्च के लिए भी पैसा चाहिए, सब कुछ। तो उनके लिए उन दोनों जो संस्थाएं हैं, रेगुलेशन और फंडिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सोशल साइंस का कोई बच्चा है तो वो यूजीसी है, वो पैसा भी वही प्रोवाइड कराएगी, फंडिंग भी वही प्रोवाइड कराएगी, और जो जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी है सबको रेगुलेट भी वही संस्था करेगी। तो इससे क्या है, उस पर वर्कलोड ज्यादा पड़ जाता है। तो अब इन्होंने रेगुलेशन और फंडिंग को दोनों को सेपरेट कर दिया है। रेगुलेशन कौन करेगा, एक HECI, हायर एजुकेशन कमिटी ऑफ इंडिया। तो ये कमेटी गठित की गई है एक तरीके से, जिसमें कि जब जितने भी हायर एजुकेशन को डेडिकेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे यूजीसी हो गई, AICTE हो गई, NCTE हो गई, इनको सबको सबमर्ज कर दिया जाएगा और सबको मिला के ये जो है HECI का कॉन्सेप्ट बनाया गया है। तो ये HECI जो है, हायर एजुकेशन कमिटी, यही देखेगी सब कुछ, रेगुलेशन का सारा काम। ठीक है, अगर आपको फंडिंग चाहिए तो जैसे फेलोशिप लेवल तक की जो फंडिंग है वो भी HECI के अंतर्गत ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में फंडिंग करनी है तो इसके लिए एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आया है, उसको बोलते हैं NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। यानी कि आपको बहुत अगर पैसा किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, आप भले साइंस के हो, सोशल साइंस के हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, ठीक है, अगर आपको रिसर्च के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए तो आपको NRF प्रोवाइड करवाएगा, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये NRF बेसिकली नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है USA का, उसके हिसाब से वो स्पॉन्सर करता है। जैसे जितने भी साइंस के प्रोजेक्ट होते हैं USA में, वो NSF जो है, नेशनल साइंस फाउंडेशन USA का, वो स्पॉन्सर करता है। इसी के साथ NRF जो है हमारे इंडिया में जो है, इसी के कॉन्सेप्ट को देखते हुए यहाँ पर बनाया गया है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जा सकता है कदम। इसके अलावा कुछ और चेंजेस हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने डिस्कस कर लिया कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बना दिया, बजट का 6% हो गया, एमफिल जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, इसका एक बहुत ही कुछ बच्चों की डिमांड है, अगर एमफिल पे आप लोग जो है एमफिल डिसकंटिन्यू पे, क्योंकि हमारा चैनल बेसिकली हायर एजुकेशन को समर्पित है, तो आप अगर कोई भी एमफिल से रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी है कि किस तरीके से, तो उस पर मैं एक तो सेपरेट लेक्चर ले आऊँगा, और अगर आपको क्वेरीज जाए है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, ताकि मैं उस जो नेक्स्ट लेवल पे जो लेक्चर लेके आने वाला हूँ उसमें उन चीज़ों को शामिल कर सकूँ। तो आप अपने कमेंट सेक्शन में एमफिल से रिगार्डिंग कोई भी जो है क्वेरी है वो आप डाल सकते हैं। फिर चौथा जो चेंजेस आया है वो नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम NETF का निर्माण किया गया है। तो इसमें क्या होगा, ई-लर्निंग और ई-कंटेंट जितना भी होगा वो जो है वो NETF के अंतर्गत आएगा, वही उन सब चीजों को संभालेगा। ताकि अब जैसे फॉर एग्जांपल NCERT पे बर्डन पड़ जाता था कि वो ट्रेडिशनल जो कंटेंट है वो भी वो तैयार करे, ई कंटेंट भी वो तैयार करे, तो उस पर पूरा बर्डन पड़ जाता था। तो इस प्रकार से इन्होंने एक सेपरेट व्यवस्था कर दी कि आपको ई कंटेंट, ई लर्निंग करनी है तो आपको NETF प्रोवाइड कराएगा, वो पूरा फॉर्म तैयार कराया जाएगा। इनिशियल लेवल पे इनका क्या मानना है कि 8 रीजनल लैंग्वेज में हम इनिशियली मटीरियल प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, गुजराती है, इस तरीके से 8 रीजनल लैंग्वेजेस हैं।
ठीक है, हिंदी इंग्लिश तो है ही सही ऑलरेडी, हिंदी इंग्लिश में तो ऑलरेडी मटेरियल काफ़ी पड़ा है, लेकिन इन रीजनल लैंग्वेज में भी वो मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है वो तैयार कराया जाएगा। इसके अलावा एक 100 फॉरेन कॉलेजेस का ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें फॉरेन स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स शामिल रूप से पढ़ेंगे। आई होप आपको हमारा ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा हो, और मैं आशा करता हूँ आप हमें बहुत सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे लाइक कीजिए वीडियो को, और शेयर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।